नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं द मिशन झाझा। आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आप लोगों के लिए बड़ा ही सुंदर, रोचक और बहुत ही बेहतरीन कहानी लेकर के आ रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इस चैप्टर को हमसे पढ़ लेगा उसका 100% गारंटी है कि एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव देखने के बाद उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप पूरे कहानी हमसे पढ़ लीजिएगा तो इस बात का हम आपको पूर्ण गारंटी दिलाते हैं कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है या फिर जो भी क्वेश्चन आज के बाद पूछा जाएगा, आपको बिना लिखे, बिना पढ़े, सिर्फ देख करके याद दिलाने का 100% गारंटी है मेरा। आपने अनेक शिक्षकों को पढ़ाते हुए देखा होगा, परंतु आप एक बार मेरा भी पढ़ाने का स्टाइल देख लें और आज तक जैसा कि हमें रिस्पॉन्स मिलते आया है, बच्चे का प्यार मिलते आया है कि सर आप जो एक बार पढ़ा देते हैं ना, सीधा दिमाग में तो घुसाते ही हैं लेकिन दिल में भी घुसा देते हैं। और ये बात जब हम बच्चे के मुंह से सुनते हैं तो हमारे दिल में बहुत खुशी होता है। और फिर जब हम अगले क्लास में आते हैं तो मेरा ये कोशिश होता है कि इस बार और बेहतरीन ढंग से, इतना बेहतरीन ढंग से बच्चे को बतावें ताकि ये जो मेरा बिहार शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है वो बहुत ही जल्द आगे चला जाए। और इसके लिए हम बचपन से ही कोशिश कर रहे हैं और आप लोग को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब तक मेरे शरीर में ताकत रहेगा तब तक ये मेरा कोशिश रहेगा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बच्चे को शिक्षा दिया जाए। और क्या बतावें कि हमसे पढ़ करके बहुत अच्छे रिजल्ट लाए। सारे रिजल्ट को भी हम अपने चैनल के माध्यम से, प्लस जो बच्चा लाया है उसका भी स्पीच अपने चैनल के माध्यम से हम दिखाएंगे। तमाम दर्शकों, वीडियो के अंतिम समय तक आप लोग जुड़े रहें। जो भी विद्यार्थी इस बार 2024 के क्लास 12 का विद्यार्थी हैं, आप अवश्य पूरे वीडियो को देखें। आपके लिए हिंदी जो है ना सो एकदम आसान से आसान हो जाएगा। रटने की और किताब पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आप एक बार वीडियो को देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें। और जैसा कि हमें उम्मीद है कि हम बहुत कम समय से इस चैनल को स्टार्ट किए हैं और आप लोग का जो हमें प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, इससे हमें दिल में
कई बार ऐसा लगा कि जितने बच्चे हमको चाहते हैं, थोड़ा सा इससे पहले हमको ऑनलाइन में आना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब जो भी स्टूडेंट क्लास 12 में इस बार 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, हिंदी के नाम से जितने भी प्रकार का भय है, जितने भी प्रकार का भय है, हम आपको पूर्ण भरोसा दिला रहे हैं कि आज के बाद कोई भय नहीं रहेगा। आप सिर्फ एक बार वीडियो को तो देखें, पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहानी सब आपके दिमाग में रहेगा। अब ज़्यादा बात ना बोलते हुए हम चैप्टर की ओर आए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आज का जो चैप्टर है वो क्लास 12 का हिंदी का गद्य खंड, ये जो लिखा हुआ है, गद्य खंड से अध्याय 8 में बड़ा सुंदर एकांकी, बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये बात रहता है कि गद्य खंड जो है वो कहानी का खंड है, लेकिन हम आपको बता देना चाहेंगे कि गद्य खंड में सिर्फ कहानी नहीं है, उसमें कई निबंध हैं, कई एकांकी हैं, कुछ कहानी भी है। तो पहला बात आप ये समझ लीजिए कि गद्य खंड सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है। और यह जो अध्याय 8 आप पढ़ रहे हैं, यह एक एकांकी है और इस चैप्टर का नाम सिपाही की माँ है। फिर से आप ध्यान दें, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसका नाम सिपाही की माँ और ये एक एकांकी है। बच्चे, हम आपको बता देना चाहेंगे कि आखिर इसका नाम सिपाही की माँ क्यों पड़ा। सिपाही की माँ इसलिए पड़ा कि जब पूरे कहानी को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जिसका भी बेटा सैनिक में भर्ती होता है, जिसका भी बेटा सैनिक में भर्ती होता है, उसकी माँ का दिल पर क्या असर पड़ता है। इस एकांकी में बड़ा ही साफ शब्दों में जिक्र किया गया है। अब आप लोग ध्यान से जरा देखेंगे। पहले हम लेखक परिचय थोड़ा करा दें और उस तरीके से आप लोगों को लेखक परिचय कराया जाएगा कि एक बार सुनने के बाद लेखक परिचय तो आसान से याद हो जाएगा। तो सिपाही की माँ के जो लेखक हैं वो मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति का नाम मोहन राकेश है और इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। अब यहाँ से देखिएगा कि इसका याद रखने का बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रिक है। पौ से 25, पौ से पंजाब, पौ से 25, पौ से पंजाब। सिर्फ आपको पौ याद रखना है और तुरंत एक ही बार में समझ जाइए कि सिपाही की माँ है। अच्छा, पौ से 25, पौ से पंजाब, जन्मा कब? तो 1925। अब रह गई बात, एक और ट्रिक है कि जन्मा शुरू में मरा अंत में, जन्मा शुरू में मरा अंत में। अर्थात शुरू जो महीना होता है भाई वो है जनवरी और अंत जो महीना होता है वो है दिसंबर। अर्थात जन्मे जनवरी में तो मरे दिसंबर। पौ से 25, पौ से पंजाब, जन्मे शुरू में मरे अंत में, अर्थात जन्मे जनवरी में और मरे
कब इनका जो निधन हुआ वो कब हुआ? दिसंबर में। पंजाब में एक बड़ा ही सुंदर शहर है जिसका नाम अमृतसर है, और अमृतसर को ही लेकर के पंजाब जाना जाता है। तो जैसे आपको याद रहेगा कि पौ से 25, पौ से पंजाब, तुरंत आपको फिर याद आ जाएगा कि अमृतसर। और फिर अमृतसर में एक गली है जिसका नाम जंडी वाली गली है। जब कभी भी आप अमृतसर जाइएगा ना तो एक बार सिर्फ बोलिएगा कि जंडी वाली गली, इतना ना फेमस है ना। भले जो भी लोग बिहार के हैं वो नहीं जाते होंगे या कभी अमृतसर नहीं गए तो उनको नहीं, थोड़ा सा लगेगा उटपटांग सा, लेकिन इसका भी एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक मैंने बना करके रखा। पूरे कहानी को हम ऐसा ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। पहले ये ध्यान रखिए, पौ से 25, पौ से पंजाब, और जन्मा कब? पहले जन्मता है तो शुरुआत में जन्मा तो कौन में? जनवरी में। मर गए कब? तो दिसंबर में अंत में मरे। तो शुरुआत में, शुरुआत का महीना जो होता है वो जनवरी होता है, अंत का महीना क्या होता है भाई? तो दिसंबर होता है। अब देखिए कि अमृतसर और जड़ी वाली गली कैसे है, एकदम याद। तो ये जो जंडी है ना, इसको जंडी भूल जाइए, इसको समझिए जड़ी। और जड़ी क्या है? तो पुराने समय का अमृत। जड़ी क्या है? तो पुराने समय का अमृत। तो इसका मतलब है जब भी आपको याद रहेगा पंजाब तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा अमृत, और अमृत जब याद रहेगा तो उसके लिए अमृत क्या था भाई? तो जड़ी था, तो वही जंडी वाली गली। दूसरी बात आप ये जान लें कि जितने भी कहानी परिचय से क्वेश्चन आता है, सबका सब ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें बिना ट्रिक का आप ऑब्जेक्टिव क्लिक नहीं कर पाइएगा। और यदि थोड़ा सा भी आपके माइंड में मेरा बात याद रह गया, या फिर जब एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो एक बार मेरा चैप्टर को फिर से क्या कर लीजिएगा, कान से खाली सुन लीजिएगा, फिर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। और जैसे एग्जाम आएगा तुरंत क्लिक मारिए और तुरंत बढ़िया रिजल्ट लाइए, परेशानी खत्म। फिर देखें, बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, इसका भी बड़ा सुंदर सा भाई ट्रिक बनाए हैं हम। वो क्या बनाए हैं? तो कृष्ण भगवान जो थे जब वो बच्चा थे तो उनका नाम क्या? तो मदन, तो मोहन। और क्या, जब बचपन में नाम मदन मोहन तो वहीं से बन गया है क्या? बच्चन। तो माँ का नाम बच्चन, बच्चा के नाम मदन, और पिता के नाम जो जानबे करते हैं कि भारत का जो है राष्ट्रपिता करमचंद, तो यहाँ सब में गुगलानी, तो इसमें भी करमचंद गुगलानी। आज के बाद सिपाही की माँ का ऑब्जेक्टिव सिर्फ 3 से 4 बार एग्जाम के बीच में रिपीट करके सिर्फ सुनना है, बस कहानी परिचय का सारा ऑब्जेक्टिव समाप्त। आइए अब हम आपको चैप्टर की ओर ले चलें। बड़ा ही सुंदर ढंग से पूरे कहानी को पढ़ाया जाएगा। बच्चे, सबसे बड़ी विशेषता इस चैनल की यह है कि हिंदी के जो भी कहानी आपको पढ़ाया जाएगा ना, वो विदाउट हेल्प ऑफ बुक, और पूरे कहानी अपनी भाषा में, और ऐसा माना भी गया है, विद्वानों का मानना भी है, कथन भी है कि किताब को आप 100 बार पढ़ लीजिए, लेकिन अपना घर वाला कहानी आप एक बार सुन लीजिए ना, 100 बार का पढ़ल का एक बार में फैल। उसी तरह से पूरे कहानी को हमने बड़ा ही सुंदर ढंग से अपना भाषा में, भले लेखक तो अपने हिसाब से लिखे भाई, लेकिन हम भी उसको अपने भाषा में बनाई दिए। और जितने भी बच्चे आज तक पढ़े हैं
क्या बतावें कि इतना खुश होते हैं जो बच्चे संभव हो पाए। मेरा ऑफलाइन का क्लास जो है जम्मू जिला का एक छोटा सा शहर झाझा में दामिशन के नाम से चलता है। जिन बच्चे को संभव हो पाए, जिनका कहिए कि भाग्य अच्छा हो, आप अवश्य ऑफलाइन का भी क्लास कर सकते हैं। और जो ऑफलाइन कर लिया और ऑनलाइन दोनों, उसका 100 में 100 आ गया, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो 50 में 50 आना ही है और सब्जेक्टिव में भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका कि जवाब आपके पास नहीं रहेगा। अब देखिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए कहानी की पात्र की ओर आए। पात्र मीन्स ये होता है कि उसमें कौन कौन व्यक्ति काम कर रहे थे। तो इस कहानी का ये जो एकांकी है आपका, इसका मुख्य पात्रा जो है वो बिस्नी है। पूरे कहानी जो है ना बिस्नी के चारों ओर घूम रही है। थोड़ा सा आपको बिस्नी का रोल बता दें कि बिस्नी सिपाही की माँ एकांकी में, हम बार बार एकांकी का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिव इससे रहता है कि सिपाही की माँ क्या है, तो बच्चे के दिल में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या है। तो जब पूरी कहानी सुनिएगा तो आपको बार बार पता चलेगा कि भाई ये एक एकांकी है, तो सिपाही की माँ क्या है, एक एकांकी है। और इसमें बिस्नी नाम की एक औरत है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा एक बात और बता दें। यह जो एकांकी है ना, उस समय लिया गया है जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। भारत अंग्रेजों का गुलाम था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और उस विश्व युद्ध में बिस्नी का जो बेटा है, इसका नाम देखिए मानक है। ये है माँ, ये है बेटा। बिस्नी का एक बेटा रहता है जिसका नाम मानक रहता है। ये सैनिक के रूप में इंग्लैंड की ओर से लड़ने चला जाता है और माँ के हृदय पर जो बात बीतता है उसी हृदय की दर्द को इस कहानी में लिखा गया है। आप फिर से एक बार समझें इस बात को। पूरे एकांकी है क्या? तो बिस्नी नाम की एक औरत है जिसका बेटा का नाम मानक है, और क्यों गया ये भी बात हम बताएंगे। लेकिन मानक जो है, द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा था, उस द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सैनिक इंग्लैंड की ओर से लड़ने के लिए चला गया, और बेटा के जाने के बाद बिस्नी पर कैसा दर्द पड़ा, इसके दिल में कैसा दुख हुआ। बेटा तो वहाँ युद्ध करता था, लेकिन माँ कैसे जीती थी। इसकी एक बहन थी
जिसका नाम मुन्नी है। मुन्नी कैसे जीती थी और पूरे मोहल्ले के लोग किस तरह का वार्तालाप करते थे, और ये बात जो बिस्नी को सुनने को मिलता था, उसी हृदय की पीड़ा को मोहन राकेश के द्वारा बड़ा ही सुंदर ढंग से लिखा गया है। और जितना ही हृदय से मोहन राकेश इस कहानी को लिखे, उससे भी कहीं ज़्यादा मन लगा करके भाई हम आपको पढ़ाएंगे। वो तो लिखे और हम पढ़ाएंगे। और यदि आप पूरे कहानी को हमसे पढ़ लिए तो निश्चित ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या है कहानी। इसका 100% गारंटर हम हैं। यदि कहानी में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने जो कहा कि कहानी में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम पूरे कहानी को सुन लिए और मेरे सुनने के बाद एक ऑब्जेक्टिव ऐसा छप गया है कि जो कि आप नहीं बताया। आज तक इसकी लालसा हमें भी है कि मेरे कहानी पढ़ाने के बाद जो भी बच्चा हमसे कहानी पढ़ लिया, चाहे गेस्ट पेपर हो, मॉडल पेपर हो, बिहार बोर्ड हो, क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बच्चा को जवाब देने में थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं आता है। भले क्वेश्चन पढ़ने में जो समय लग जाए, लेकिन उससे पहले ठोर से बाहर जवाब रहता है। तो अब हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि यह जो बिस्नी है एक औरत है और बिस्नी को 2 बच्चा है। यहाँ से समझें, कहानी की जो प्रमुख पात्रा बिस्नी है, इसके 2 बच्चा हैं। सबसे पहला बड़ा बेटा है। बड़ा जो है भाई वो बेटा है और उसका नाम मानक, और छोटी जो है वो है बेटी, और इसका नाम मौ से मानक, मौ से मुन्नी। हुआ क्या कि जब मानक जन्म लिया, फिर कुछ दिन के बाद मुन्नी का जन्म हुआ। दोनों बच्चे के जन्म के बाद किसी कारण से ये दोनों बच्चे के जो पिता हैं और बिस्नी के पति, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद बच्चे को पालना पोसना, सारे तरह की जिम्मेवारी को संभालना, ये बिस्नी पर आ जाता है। तमाम दर्शकों, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते होंगे, और नहीं समझ में आता है किसी दूसरे की घटना जो है ना, नहीं समझ में आता है, लेकिन उसको अपने पर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि जिसके माता पिता दोनों जिंदा हैं,
वो गौर कीजिए कि पिताजी दिन भर जो है ना वो काम करते हैं तब घर चलता है भाई, और जिसके पिता नहीं हैं बेचारी एक विधवा औरत विष्णी है, बड़ा मुश्किल से अपने बेटा और बेटी को पाल रही है, बड़ा ही मुश्किल से अपना बेटा और बेटी को पाल रही है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद किसी तरह से मुन्नी, ये जो विष्णी है, अपने बच्चे का पालन पोषण करके बड़ी कर रही है। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो मुन्नी है ना वो हो गई क्या, सयानी, अर्थात शादी के लायक। यह जो विष्णी है, ये मुन्नी, वो सयानी हो गई है, शादी के लायक हो गई। जब यह बच्ची शादी के लायक हो गई तो शादी की जिम्मेवारी विष्णी और मानक पर पड़ा। हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ा कुव्यवस्था लागू हो गया है, वो ये जिसका नाम है दहेज। कई जगह मानक और विष्णी मिलकर के इस मुन्नी के लिए सुयोग्य वर ढूंढने का कोशिश किया गया, परंतु सुयोग्य वर क्या, जिसके यहाँ भी ये लोग बरचर्चा में जाते थे। एक बात गौर कीजिएगा, ये बहुत बड़ी हमारे समाज की कुव्यवस्था है कि आज के समय में यदि कोई लड़की वाला बरचर्च में आते हैं ना तो पहला सवाल जो लड़का के घर वाले के दिल में ये रहता है, वो चाहे जिस माध्यम से पता करे, बोल के पता करे, अगुआ से पता करे या किसी और माध्यम से पता करे, पहले यही पता करता है कि लड़की का बाप क्या करता है। तो जब जिसके यहाँ भी ये लोग जाते थे तो पता चलता था कि लड़की के पिता नहीं हैं, और यह बात जानते हैं अनेक बहाना किसी न किसी प्रकार से, ये नहीं कोई कहता था कि पैसे के चलते हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन किसी न किसी प्रकार से बहाना मार दिया जाता था। और जो भी बहाना मारा जाता था, जब हम किसी के साथ किसी प्रकार की बहाना मारते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे समझ में नहीं आता है, उसे भी सब समझ में आता है, और विष्णु और मानव को भी सब समझ में आता था। अंतिम निर्णय ये लिया गया कि विष्णु और मानक दोनों मिलकर के ये निर्णय लिया गया कि विष्णु का कहना था कि बेटा मानक, बिना तिलक दहेज का बहन का शादी नहीं हो पाएगा। ऐसी दयनीय स्थिति में कोई और उपाय नहीं सोच करके और कोई रास्ता नहीं दिखा, और जो उस समय युद्ध चल रहा था, बड़ा सही ढंग से एक नौकरी मिलता था, वो फौज का,
और बेटी के विवाह के लिए विष्णु ने अपना बेटा मानक को क्या करती है, वो सैनिक में भर्ती कर देती है। मानक सैनिक में भर्ती हो जाता है और इसका अगला पार्ट कल आएगा। सभी विद्यार्थी से एक निवेदन है कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे एक विनती है, थोड़ा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। और दूसरी फ़ायदा आपसे यह भी है, आपको यह भी है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आप विद्यार्थी अपडेट रह पाएंगे। आपको पूरे किताब का सारा वीडियो मिल पाएगा और जितना लाइक कमेंट आप करते हैं उतना ही हौसला मेरा भी बढ़ता है। इसलिए आप यदि मेरा हौसला को बढ़ा करके रखिएगा तो निश्चित ही आपको हम मंजिल तक पहुंचा करके रहेंगे, मंजिल तक पहुंचा करके रहेंगे, मंजिल तक पहुंचा करके रहेंगे। धन्यवाद।